नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 2022 फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चंस को सिंगल वीडियो में शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। शारीरिक शिक्षा को इन शब्दों में किनके द्वारा परिभाषित किया गया है कि शारीरिक शिक्षा मानव के सभी क्रियाकलापों की और मार्गदर्शित परिणामों पर चयनित प्रकार का योग है। तो इस तरह से परिभाषित किया गया है शारीरिक शिक्षा को किसके द्वारा। आपको सही आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मींस J.F. विलियम्स। जी हाँ दोस्तों, J.F. विलियम्स हैज डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन एज physical education is the sum of man's physical activities selected as to kind and conducted as to outcome. Now let's move to question number 2 and it is asking कि which of the following objective of physical education has not been given by the National Plan of Physical Education and Recreation। यानी कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य मनोरंजन योजना में सम्मिलित नहीं है। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मीन्स संवेगात्मक विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इमोशन जो है इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा अंगों की उपयुक्तता का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिटनेस, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्किल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है उसमें किसको शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, A, B एंड C आर करेक्ट, मींस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एबिलिटी टू थिंक एंड इंटरप्रिटिंग नॉलेज, इन तीनों को कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन में शामिल किया जाता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा का संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है उसमें किसको किसको शामिल किया जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति को, विचार शक्ति विकास को एवं ज्ञान की व्याख्या करना, इनको शामिल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपको पढ़ना है और बताना है कि निम्न में से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। और देखिए यहाँ पे कि पहला नंबर कथन बोल रहा है कि एंडोमाइसियम द्वारा एकल मसल फाइबर ढका रहता है, पेरीमाइसियम द्वारा फाइबर समूह ढका होता है, पेरीमाइसियम द्वारा एकल मसल फाइबर ढका होता है, या एपीमाइसियम पूरी मसल को ढकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, देखिए आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, A, B और D सही है, यानी कि एंडोमाइसियम द्वारा एकल मसल फाइबर ढका होता है, पेरीमाइसियम द्वारा एकल मसल फाइबर ढका होता है और एपीमाइसियम पूरी मसल को ढकता है। ये तीनों यहाँ पे सही ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ना है ध्यान से। हिंदी में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए वो स्टेटमेंट क्या है कि ग्लाइकोलिसिस के एनारोबिक प्रतिक्रिया में, यानी कि एनारोबिक रिएक्शंस में ग्लूकोज अणु जो होते हैं कई चरणों में पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। और दूसरा नंबर कथन कह रहा है कि ग्लूकोलिसिस के दौरान यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। सही ऑप्शन क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कौन से हैं जो यहाँ पे सही स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको यहाँ पे चयन करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 is correct here. ऑप्शन नंबर 2 is correct here. सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 is correct here, यानी कि A और C सही है, यानी कि एल्वियोलाई में गैस का आदान प्रदान होता है, आप सभी को पता है। और दूसरा C, यानी कि फेफड़े में विनियमित किए जाने वाला वायु की अधिकतम मात्रा जो है, यानी कि फेफड़े में जो एक्सचेंज होने वाली वायु की अधिकतम मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और C दोनों यहाँ पे सही है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स डज नॉट एम्प्टी इनटू द राइट एट्रियम, यानी कि कौन से शिरा
दाईं परिकोष्ठ में खाली ब्लड को यानी कि रुधिर को दाईं परिकोष्ठ में खाली नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि पल्मोनरी वेन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी जो बड़ी महाशिरा, छोटी महाशिरा और कोरोनरी साइनस हृदयनी शिरा नाल होती हैं, यानी कि बता दें आपको सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, ये तीनों ही ऐसी वेन्स होती हैं जो राइट एट्रियम में ले जाके ब्लड को एम्प्टी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये ऐसा नहीं करती हैं। Let's move to question number 8 and it is asking कि which of the following is not correct, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है ये सही है, यानी कि ये कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसका मतलब कौन से ऑप्शन सही है, देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो एक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो भी एक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, और मिट्रल वॉल्व यानी जिसे बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं ये भी एक एंट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व है। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हार्ट कंडक्शन, और कौन सा कथन यहाँ पे सही है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि हार्ट कंडक्शन से रिलेटेड नंबर 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है कि impulses reaches from SA node directly to the Purkinje fibers, मीन्स हृदय की संचलन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इम्पल्सेस जो होते हैं वो ऐसे नोड से सीधे परकिंजे फाइबर में पहुंचते हैं, ये कथन सही नहीं है। इसका मतलब ये कथन यहाँ पे गलत है, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग डाइजेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्टार्च यहाँ पे सही है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे पूछा जाना चाहिए कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो है ग्लूकोज बनता है किसके विखंडन से, यानी टूटने से, तो स्टार्च के टूटने से ग्लूकोज बनता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक लाभ शारीरिक क्रियाकलाप से नहीं मिलता, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मीन्स इनहांस स्टेट एंड ट्रेट एंजाइटी, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो चिंता को बढ़ाता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। स्थिति और वृत्ति की दुश्चिंतता में सुधार करता है मनोविज्ञान, ये जो है मनोवैज्ञानिक लाभ शारीरिक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो मनोविज्ञान है, जो विज्ञान है या शारीरिक शिक्षा है या कोई भी शिक्षा है वो कोई भी चिंता में बढ़ावा नहीं करती है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि बताना है आपको यहाँ पे कि अभिप्रेरणा के चालक सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, दैट मूलभूत प्रेरक तत्व मुख्यतः मनोवैज्ञानिक है, मीन्स प्राइमरी ड्राइव्स आर लार्जली साइकोलॉजिकल, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है अभिप्रेरणा के चालक सिद्धांत के विषय में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मोटिवेशन, मोटिवेशन के बारे में कौन सा सही है, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है मोटिवेशन से संबंधित। ओके, तो देखिए आपको हम बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मोटिवेशन, मोटिवेशन से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है, अभिप्रेरणा के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, केवल ए, बी, सी और ई, यानी कि क्रियाकलाप के लिए प्रेम आंतरिक अभिप्रेरणा है, देन आर्थिक लाभ बाहरी अभिप्रेरणा है, देन अभिप्रेरणा कार्य के लिए सामान्य स्तर पर उत्तेजना है, और ई यानी सामाजिक अभिप्रेरणा पुनर्वलन है, ये कथन सही है अभिप्रेरणा के संबंध में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्किंग दैट खेल प्रशिक्षण मूल रूप से खिलाड़ी तैयार करना है, तो इस खेल प्रशिक्षण को इस तरह से किसने परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, मैट विजय इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज आस्किंग दैट कौन सी 5 गामक योग्यताओं का समूह शारीरिक क्षमता है। फिजिकल फिटनेस इज सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर एबिलिटीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड एंड्योरेंस इज करेक्ट आंसर। Now question number 16 is asking that
कि दौड़ के दौरान प्रशिक्षण के किस मापदंड पर तीव्रता और घनात्मकता के लिए जोर या बल दिया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मीन्स गति और प्रशिक्षण काल पर बल दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज आस्किंग दैट तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण में प्रशिक्षण तीव्रता सुधार और धनात्मकता होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 80 to 90%, यानी कि देखिए प्रशिक्षण तीव्रता कितनी होगी, 80 to 90%, और सुधार यानी कि जो बात की जा रही है रिकवरी कितना होगा तो 90 to 180 सेकेंड, और वॉल्यूम कितना होगा धनात्मकता यानी वॉल्यूम तो 8 to 12 रेपिटेशन जो है पर सीरीज होगा। ये यहाँ पे सही आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज आस्किंग कि खेल प्रशिक्षण में मैक्रोसाइकिल और माइक्रोसाइकिल आर्क में कौन सी समय अवधि होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 3 से 4 महीने और 3 से 10 दिन। मैक्रो पीरियड की बात की जा रही है जो कि 3 से 4 महीने का होगा, और माइक्रो पीरियड की बात की जा रही है जो कि कुछ दिनों यानी 3 से 10 दिन का होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज आस्किंग दैट इनमें से कौन सा खेल प्रशिक्षण सिद्धांत खेल प्रदर्शन के लिए नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, तकनीकी प्रशिक्षण सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जो है is not a principle of sports training in performance sport। इसके अलावा principle of progression of load, principle of progressive specialization, principle of cyclicity of training जो है ये होते हैं, और 4th नंबर इसका पार्ट नहीं है। Now question number 20 is asking कि which of the following is not correct, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, स्थिर बल गतिरोध पर काबू पा लेने की योग्यता है, यानी कि स्टैटिक स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मेथड्स ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि सर्वाधिक बल प्रशिक्षण हेतु कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ए और बी दोनों सही है यहाँ पे सर्वाधिक बल प्रशिक्षण हेतु। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज आस्किंग दैट in which of the following types of contraction muscle applies maximal force throughout the range of movement। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की संकुचन मांसपेशी पूरी शारीरिक गतिशीलता में सर्वाधिक बल देगी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, आइसोकाइनेटिक प्रकार की संकुचन मांसपेशी पूरी शारीरिक गतिशीलता में सर्वाधिक बल देगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था या धीमी गति स्थिति से तीव्र गतिशीलता स्थिति पाना क्या कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग कि स्थिर अवस्था या धीमी गति स्थिति से तीव्र गतिशीलता स्थिति पाना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गतिवर्धन या एक्सीलरेशन एबिलिटी के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, देखिए, द एबिलिटी टू अचीव हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन और फ्रॉम अ स्लो मूविंग पोजीशन इज नोन एज एक्सीलरेशन एबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के बारे में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हार्ट रेट फ्लक्चुएट्स बिटवीन 120 to 140 बीट्स पर मिनट। ये फार्टलेग ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे सही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 25 इज आस्किंग दैट लचीलापन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रोप्रियोरिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन विधि पर आधारित है। एंड द करेक्ट आंसर पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। लचीलापन बढ़ाने के लिए प्रोप्रियोरिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन पर आधारित है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 is asking that during long time endurance activity for 10 to 35 minute energy is produced by which of the following system। यानी कि किस विधि से लंबे समय तक सहनशीलता बढ़ाने के लिए क्रियाकलाप 10 से 35 मिनट में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एरोबिक 68%, ग्लाइकोलिसिस 30% एंड लैक्ट एसिड यानी लैक्टिक एसिड 2%. Now question number 27 is asking that
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। यह तब प्रभावशाली होता है यदि प्रतियोगिता से 2-3 घंटे पूर्व भारी मात्रा वाली कार्बोहाइड्रेट खुराक ली जाए। तो ये कथन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट लोड के बारे में सही नहीं है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। दैट इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इज लार्जली गाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कॉन्सेप्ट। मीन्स निम्नलिखित 4 प्रत्ययों में से किसके द्वारा समूह गतिशीलता विकसित की जाती है? ओके, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। संरचना, झंझावत, अनुकूलन एवं प्रदर्शन। मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इज लार्जली गाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, कन्फॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, ये सही सीक्वेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ अ गुड लीडर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। देखिए A, B, C एंड E, यानी कि जो लीडर होता है वो इट बिल्ड्स कोहेसिवनेस, देन मोटिवेट अदर्स, देन रिप्रेजेंट द ग्रुप एंड इवेल्युएट द वर्क ऑफ अदर। ये गुड लीडर की क्वालिटीज होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज आस्किंग दैट, 30 number question is asking that the scientific measurement of social relationship in a group is known as। समूह में सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक मापन क्या कहलाता है? सोशियोमेट्री is correct answer। Now question number 31 is asking कि in the ancient Olympic pentathlon was conducted, it includes, और प्राचीन पेंटाथलॉन में कौन से इवेंट शामिल थे? देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, फुट रेस एंड रेसलिंग सही आंसर है प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेंटाथलॉन इवेंट्स के लिए। नाउ 32 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इन विच ईयर एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर 2 1946 इज करेक्ट आंसर। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 33 इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डेकाथलॉन मेन इवेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 293 यानी कि 33 क्वेश्चन नंबर इज आस्किंग कि मेन डेकाथलॉन के जो है इवेंट कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। बी, सी एंड डी करेक्ट है। बी का मतलब कि जो हाई जंप होता है वो सेकेंड लास्ट इवेंट होता है फर्स्ट डे का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर डेकाथलॉन मेन इवेंट? ओके, 33 बी, सी एंड डी आर करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। बी, सी, डी कि जो हाई जंप होता है वो फर्स्ट डे का सेकेंड लास्ट इवेंट होता है, ये सही है। इसके अलावा सी देखिए कि जेवलिन थ्रो जो होता है वो सेकेंड डे का सेकेंड लास्ट इवेंट होता है, और डी नंबर यानी कि 100 मीटर जो होता है वो फर्स्ट इवेंट होता है सेकेंड डे का। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं डेकाथलॉन मेन इवेंट के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रिले रेस। और देखिए रिले रेस के लिए क्या क्या सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए कि देयर आर 6 मेंबर्स इन अ रिले रेस, ये सही है बिल्कुल। और लेंथ ऑफ द बैटन एक्सचेंज जोन इज 28 से 30 सही है। और डी नंबर यानी कि वेट ऑफ द बैटन इज एटलीस्ट 50 ग्राम, ये तीनों ही यहाँ पे सही है। तो ए, बी एंड डी इज करेक्ट आंसर related to relay race. Now the next question is asking कि which of the following are correct for long jump. Question number 35 is asking कि long jump से related कौन से सही है यहाँ पे। तो option number 3 is correct here. Option number 3 is correct. That only A, C and E, A, C और E यहाँ पे सही है। लॉन्ग जंप से संबंधित A, C और E कथन यहाँ पे सही है। यानी कि टेक ऑफ बोर्ड की जो लेंथ होती है वो 1.22 मीटर से 0.01 मीटर होती है। थिकनेस जो होती है टेक ऑफ बोर्ड की वो 10 सेंटीमीटर, और जो प्लास्टिसिन इंडिकेटर का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री रनवे होता है, ये यहाँ पे सही है रिलेटेड टू लॉन्ग जंप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 is asking that which of the following are correct for short put। शॉर्ट पुट के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 is correct here that A
एंड बी आर करेक्ट। डायमीटर जो होता है शॉर्ट पुट का वो 2.135 मीटर होता है और लेंथ जो होती है स्टॉप बोर्ड की वो 1.21 मीटर होती है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है रिलेटेड टू शॉर्ट पुट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन से संबंधित कौन से कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ए सी एंड ई आर करेक्ट, ए सी एंड ई आर करेक्ट। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी और ऑफिशियली समर ओलंपिक में इसे 1992 में शामिल किया गया था और उबेर कप जो है वो 1956 से स्टार्ट हुआ। ये तीनों ही कथन यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित बिल्कुल सही दिए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 38 इज आस्किंग, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ए बी एंड सी आर करेक्ट। इट मीन्स ए बी एंड सी आर करेक्ट। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक वॉज फॉर्म्ड इन 1881, ये सही है। और वॉल्टिंग टेबल जो होता है वो मेन और वोमेन दोनों के लिए होता है और हॉरिजॉन्टल बार जो होता है वो सिर्फ वोमेन के लिए होता है। ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही है जिम्नास्टिक से संबंधित। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जूडो, यानी जूडो से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि बी एंड सी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई थी और कोशीवाजा जो होती है वो हिप टेक्निक्स के रूप में जानी जाती है, यानी कि कोशीवाजा जो है वो हिप टेक्निक है और जूडो फेडरेशन की स्थापना 1965 में हुई थी। ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो ए एंड डी आर करेक्ट। ए एंड डी आर करेक्ट मीन्स इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में की गई थी और हाइट ऑफ टेबल फ्रॉम फ्लोर इज 76 सेंटीमीटर। ये दो कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है टेनिस, टेबल टेनिस से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रेसलिंग एरिना। रेसलिंग एरिना से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, बी एंड सी मीन्स सेंट्रल रेसलिंग एरिया जो होता है वो 7 मीटर डायमीटर का होता है और ऑरेंज स्ट्रिप जो होती है वो 1 मीटर वाइड होती हैं जो कि बाहर की तरफ निकली होती हैं सेंट्रल रेसलिंग एरिया से। तो बी एंड सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है रेसलिंग से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है, और देखिए आपको हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। बास्केटबॉल से संबंधित जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है कि जेम्स नेस्मिथ ने, सॉरी बी एंड डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 वो बी एंड डी मतलब कोर्ट की जो मेजरमेंट होती है वो 28 इंटू 15 मीटर होती है और डी नंबर यानी कि फ्री थ्रो लाइन जो होती है वो 5.80 मीटर होती है एंड लाइन से। ये दो कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज आस्किंग दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित कौन से सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ए सी डी एंड ई। ए सी डी एंड ई कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो क्रिकेट बैट की लेंथ होती है वो 38 इंच होती है और इसकी जो क्रिकेट बॉल की का वेट होता है वो 155.9 से 163 ग्राम होता है। पिच 20.12 मीटर और हाइट ऑफ स्टंप 28.5 इंच होती है। ओके, तो ये यहाँ पे सही कथन है क्रिकेट से संबंधित। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 is asking that which of the following are correct about football, and the correct answer option number A, B and D are correct answer. It means Durand Cup was started in 1888 और जो फुटबॉल की जो बॉल होती है उसका वेट होता है 410 to 450 ग्राम और डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड लोअर एज ऑफ क्रॉस बार
ऑफ गोल पोस्ट जो है वो 2.60 मीटर होगा। तो ये बिल्कुल सही है रिलेटेड टू फुटबॉल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 45 and it is asking that which of the following are correct for handball। हैंडबॉल से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, ए एंड सी, यानी कि जो मेन के लिए वजन होता है हैंडबॉल का वो 425 से 475 ग्राम होता है और डायमीटर जो होता है बॉल का वो मेन के लिए 19 सेंटीमीटर होता है। ये बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 इज आस्किंग दैट कबड्डी ग्राउंड फॉर मेन एंड वुमेन से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है? एंड ये देखिए ऑप्शन नंबर कबड्डी ग्राउंड के लिए बोला जा रहा है तो मेन एंड वुमेन के लिए तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 13 इंटू 10 मीटर एंड 11 इंटू 8 मीटर इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज आस्किंग दैट, ओके, क्वेश्चन नंबर 47 is asking कि which is full court diagonal distance of volleyball court and option number 3 is correct here, 20.125 meter is correct answer. Now the next question, question number 48 is asking what is the weight of and circumference of volleyball। ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। 260 to 280 ग्राम वजन होता है और जो सर्कमफेरेंस होता है वो 65 to 67 सेंटीमीटर होता है वॉलीबॉल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच फॉर गेम एंड ड्यूरेशन ऑफ गेम। तो कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर कि कबड्डी का जो ड्यूरेशन होता है वो 10-25 मिनट होता है, ये सही नहीं है। इसके अलावा जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल सही ड्यूरेशन दिए गए हैं रिलेटेड टू हैंडबॉल, फुटबॉल एवं बास्केटबॉल। तो नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रोक इन स्विमिंग। कौन सा स्विमिंग का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, मिडले। मिडले जो है तैराकी से इसका संबंध नहीं है मिडले स्ट्रोक का। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 51 to 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके जरूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।